हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। और जिन प्यारे बच्चों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं पढ़ा है बच्चों, तो पहले आप लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखिए, है ना बच्चों। और बच्चों मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो नोट्स है ना बच्चों, इसको आप एज एक कॉपी में अच्छे से लिखते चलो बच्चों, है ना। और कुछ बच्चों को डाउट है कि सर आप फाउंडेशन या बुक, तो उनको मैं ये श्योर कर देता हूँ बच्चों, अपन दोनों ही क्लियर करेंगे ना बच्चों। चलो तो बच्चों मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 में एक बार लेक्चर नंबर फर्स्ट का अपन ये बता देते हैं, जो अपन काम की चीज़ लेते हैं अच्छे वाली, कि जो m क्रॉस n का बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी कुछ भी हो कैपिटल से डिनोट करना है ना बच्चों। तो अपने पास जो बच्चों ये क्या ए है, इसका यदि मुझे कोड लिखना है तो कोड क्या लिखेंगे अपन, इसका कोड लिखेंगे बच्चों अपन ए आई जे एम क्रॉस एन, ये लिखेंगे बच्चों। यहाँ जो एम होता है ना वो होता है नंबर ऑफ रोज, और एम और स्मॉल एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों एम का और एन का क्या अपन चलते हैं, तो आई जहाँ यदि अपन बात करें जहाँ एम का जो मान होता है ना बच्चों, ये जो आई का अपन लेते चलते हैं ना, तो आई 1 से क्या होना चाहिए बच्चों, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और m या m से क्या होना चाहिए, छोटा, है ना। एंड n के केस में क्या करेंगे, तो 1, ये इसकी कोडिंग होती है बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आई जे का है ना बच्चों। अब बच्चों अपन क्या बात करेंगे, ये तो था कोड की, है ना बच्चों। अब अपन बात करेंगे बच्चों समान अवयव। क्या बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समान अवयव, है ना। क्या होता है समान अवयव, इक्वल मैट्रिक्स, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। समान अवयव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो बच्चों समान अवयव क्या होता है कि दो अवयव, यानी आपके पास क्या होंगी, दो अवयव एक ही क्रम की, दो अवयव एक ही क्रम की तथा उनके संगत अवयव भी समान अवयव कहलाती है। यानी समान अवयव क्या होती है कि वे दो अवयव जिनका क्रम क्या हो, एक ही क्रम हो ना, उनका समान क्रम हो। एक ही क्रम का मतलब ये नहीं एक क्रम हो, है ना बच्चों, यानी उनका क्रम समान हो, है ना। तथा ये नहीं क्रम समान होने पे आपसे मत बोलना वो समान अवयव है, क्रम तो समान होना ही चाहिए, तथा उनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएंगी, समान अवयव, है ना बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया आपको, एक अवयव मैंने ए ले लिया और मैंने इसके लिख दिए 2 1 3 -1 2 1, है ना बच्चों। तो आप बता सकते हो इसके ऑर्डर क्या होंगे बच्चों, कितनी इसके पास रो है, कितनी रो है इसके पास, 2 रो है ना, तो 2, कॉलम कितने हैं 3, तो ये 2/3 का क्या होगा बच्चा, ये अवयव हो गई, है ना बच्चों। अब ऐसे ही मान लो एक बी अवयव है, और ये बी अवयव भी अपन ने बोल दिया 2 1 3 -1 2 1। अब बच्चों ये भी बोलो कितने बाई कितने के, 2/3 की, है ना बच्चों। अब अवयव ए और अवयव वी के बोलो क्रम क्या हो गए, 2 और 3, 2 और 3 समान है, अरे वाह, समान अवयव हो सकती है। फिर उसके बाद अब ऐसे में बोलो ना समान अवयव, फिर देखो तथा उनके संगत अवयव। संगत अवयव का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये जो आपके पास है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A1, इसका एड्रेस है ना बच्चों, एड्रेस, इसका एड्रेस क्या होता है A21 A22 A23, है ना बच्चों, और इसके एड्रेस भी सेम। तो ये जो एड्रेस होते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं संगत, कोरेस्पॉन्डिंग, है ना। तो एड्रेस पे जो अवयव होते हैं ना, वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए ना बच्चों। तो 2 2 1 1 3 3 -1 2 1। तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा इस तो दोनों को जब अपन देखेंगे तो क्लियरली स्पष्ट है कि ए बराबर क्या है यहाँ पे बी। तो बच्चों समझ में आया अपन कि दो अवयव। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोला जाएगा, बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, बनेगा डेफिनेटली ये क्वेश्चन। क्या बनेगा आपसे, आपको दे दिया जाएगा, दो अवयव दे दिया जाएगा आपको, और आपको बोलेगा कि दोनों अवयव कैसे है, समान अवयव है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। जो भी एक्स है, जो भी वाई है, जो भी आपको दिया होगा, है ना बच्चों,
या फिर आपको ऐसे दे देगा वो कि अवयवों को बराबर करके दे देगा। जैसे मैंने ये आपको अवयवों को बराबर करके दिया ना, ए बराबर बी, ऐसे दे देगा। जैसे मान लो एक और बना लेते हैं अपन। आरबीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन देखा जाए, एक नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा, और बन सकता है बच्चों, बनेगा क्या, बनेगा ही है ना बच्चों। आपको दे दिया ऐसे x 2 y माइनस के 3 और 1 है ना बच्चों, ऐसा कुछ, और बराबर करके आपको दे दिया 1 2 है ना, और यहाँ दे दिया आपको 3 और यहाँ आपको दे दिया 1, ऐसे आपको दे दिया। ठीक है बच्चों, ये आपको दे दिया a बराबर b। तो तब x तथा y के मान ज्ञात करो। तब x तथा y के मान ज्ञात करो, ये पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, ये देखे ना बच्चों। तब x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो अब देखो बच्चों, अब आपको देखो ऐसे नहीं दिया कि समान अवयव है, लेकिन आपको ऐसे करके ऐसे दे दिया। देखो कितने बाई कितने है, 2/2। ये भी कितने बाई कितने ऑर्डर का है, 2/2 की मैट्रिक्स है ना बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो आप क्या है कि जब गुरुजी ये बराबर दे दिया, इसका मतलब कि ये समान अवयव है। बराबर करके दिया तो दोनों समान अवयव है, क्रम समान होना चाहिए और इनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो दिए गए प्रश्न अनुसार दिए गए अवयव समान अवयव है, अतः इनके संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। ऐसी भाषा लिखनी पड़ेगी आपको। तो अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड y माइनस 3 का मान कितना होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो बच्चों दिस इज योर आंसर, है ना बच्चों। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समान अवयव क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अपन इसको आगे लेते हैं। हाँ चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अवयव के प्रकार, है ना, मैट्रिसेस। यदि अपन इसको लिखे तो ऐसे है ना, मैट्रिसेस। ठीक है, अवयव के प्रकार। तो बच्चों अवयव के प्रकार अपन पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, कल मैंने ये भी आपको बोला था कि यदि आपसे ये बोला जाए कि अवयव, है ना बच्चों, अब आपसे ऐसे बोला जाए कि क्या अवयव का डिटर्मिनेंट ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा मे बी और मे नॉट भी, है ना बच्चों। तो वो सब चीज़ें डाउट अभी अपन यहाँ पे क्लियर कर देंगे। कुछ बच्चों को डाउट था तो वो डाउट को अपन यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जब अपन बात करेंगे, पहली जो मैट्रिक्स की अपन बात करेंगे बच्चों, ए, ये है रो मैट्रिक्स। क्या बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, रो मैट्रिक्स क्या होती है। अच्छा बच्चों, मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा ना, तो मैं ये करूँगा बच्चों कि पीडीएफ बना के या नोट्स बना के आपको सेंड कर दूंगा, है ना बच्चों, या फिर बुक से आप इसको एक्सप्लेन करो या खुद लिख लो, है ना, वीडियो को अच्छे से सुन के। तो डेफिनेशन नहीं लिख रहे अपन हिंदी में ना बच्चों, मतलब डेफिनेशन को यहाँ पे लिख नहीं रहे, मैं ऐसे बोल देता हूँ आपको, या उसकी मैथमेटिकल कोडिंग बता देता हूँ कैसे ना बच्चों। तो रो मैट्रिक्स, जैसे बच्चों आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है ए, और इसका कोड आपको दे दिया AIJ, है ना, ऐसे, और यहाँ लिख दिया आपको 1/n कुछ भी, है ना बच्चों। तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे, अब आप क्या पढ़ोगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो ए मैट्रिक्स है ना बच्चों, ए जो अवयव है ना, इसकी पंक्ति कितनी है बच्चों, 1। क्या इसकी दूसरी पंक्ति आएगी, नहीं। इसका मतलब जितने भी अवयव होंगे ना, वो सब अवयव किस में अरेंज होंगे, एक पंक्ति में अरेंज होंगे ना बच्चों। तो इससे बनने वाली जो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है ना अवयव होगा, उसे अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव। समझ में आया बच्चों, पंक्ति अवयव क्या होती है कि वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या कहलाती है, पंक्ति अवयव कहलाती है। और अपन उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए बराबर AIJ 1/n से अपन क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ तो आपको क्लियर दिख रहा है कि आई की वैल्यू 1 ही होगी बच्चों, और जे की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है। समझ में आया बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो बच्चों, अब अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट। मेरे बच्चों सेकंड जो मैट्रिक्स होगी उसे अपन बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, है ना बच्चों। कॉलम मैट्रिक्स, है ना, इसको अपन बोलते हैं स्तंभ अवयव, है ना बच्चों।
इसे तो अपन बोलेंगे पंक्ति अवयव, और इसे अपन बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों स्तंभ अवयव। अब देखो बच्चों, अब तो देखो बच्चों सारे बच्चे अब इजीली कर सकते हैं बच्चों। देखो कोडिंग लिखना है, अब आप बोलो अरे गुरुजी ये तो अपन कर ही सकते हैं, तो सिंपल सा है कि एक अवयव है AIJ, इसकी कोडिंग है, ये एड्रेस को डिफाइन करता है बच्चों, है ना। और मैंने यहाँ लिख दिया m×1। बच्चों देखो इसमें कोई है ना रूल नहीं लगाया, m क्यों लिखा, अल्फा क्यों नहीं लिखा, बीटा क्यों नहीं लिखा, ठीक है बच्चों। तो ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, आपकी इच्छा जो आप लिखो। लेकिन यहाँ जो 1 लिखा है ना बच्चों, अब आप 2 3 ये मत लिख देना बच्चों, यहाँ तो 1 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया ना क्यों आया 1? तो ये है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों कि इसके देखो स्तंभ कितने हैं, स्तंभ एक ही है ना बच्चों। अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, जो भी अवयव आपको अरेंज करने हैं सब एक पंक्ति स्तंभ में खड़े हो जाएंगे बच्चों, है ना। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा स्तंभ अवयव। समझ में आया बच्चों। अच्छा इसकी फोटो दिखाने की बच्चों आपको, जैसे मान लो फोटो आपके पास कोई अवयव दे दिए, है ना, 8-9 अवयव दे दिए, उनका मान भी दे दिए, मैं ऐसे रैंडम बता रहा हूँ। तो वो सबकी सब कैसे जाएंगे, ऐसे अरेंज होंगे 2 - 1 0 3, कॉमा मत लगाना बच्चों, अवयव के बीच में कॉमा नहीं लगेगा ना बच्चों, शायद मैंने बता दिया आपको। तो ऐसे अरेंज होगा। तो देखो सबके सब एक पंक्ति में अरेंज हो रहे हैं ना, तो पंक्ति अवयव। ऐसे ही मान लो इन्हीं को, इसी के लिए कोडिंग में ये लिख देता हूँ। तो फिर जैसे कोई फंक्शन था और 2 - 1 0 3 कैसे आया, कैसे इस एड्रेस पे सेट हुआ, वो कोई फंक्शन था, ठीक है। वो आप अभी वो आपको ज़रूरत भी नहीं है। जावा जब आप पढ़ोगे, IIT आप क्रैक करोगे, IIT क्रैक करने के बाद जब आप ब्रांच लोगे सिविल की या इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, और कंप्यूटर साइंस वाले जो लेंगे उनको तो डील करना ही करना है ना बच्चों। जो जो कोर ब्रांचेज होती है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन ब्रांचेज में जो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इनमें आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी चलेगी, है ना। C लैंग्वेज, C++, जावा, है ना बच्चों, और आर्टिफिशियल। तो इनमें क्या होती है, कोडिंग होती है। तो वहाँ आप सीखोगे कैसे अपन को कोडिंग करना है ना बच्चों। तो और जो कंप्यूटर साइंस लेंगे बच्चों, देखो IIT के लिए मेन तो कंप्यूटर साइंस ही होती है ना, CSIT, है ना। जो वो लेंगे उनको तो बच्चों डील इसी से करनी है। तो कैसे प्रोग्रामिंग आता है, कैसे अपन सेट करेंगे, तो वो आप फ्यूचर के लिए छोड़ दो। आप अपने मन को बोलो कि देख देख मेरे लाल, कि मुझे क्या करना है, मुझे ये अभी सर जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करना है, अच्छी सी कॉलेज लेनी है IIT की, अच्छे से मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है, और फिर मैं कोडिंग करके फिर इसको बोलूँगा देख मैंने तुझे ऐसे अरेंज किया। समझ आए बच्चों। तो ये कोई है, तो जिस प्रोग्राम से मैंने इसको अरेंज किया, 2 को यहाँ पे लिखा, -1 को यहाँ लिखा, 0 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, उसी प्रोग्रामिंग में सेम प्रोग्राम ऐसे कैसे है, बस मैंने एक कोड चेंज किया, ये वाला। अब ये वाला कोड चेंज करने से क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी फ़ोटो बाद में कंपाइलर से जब आप रन करोगे उसको प्रोग्राम को, तो अब इसकी फ़ोटो ये वाली बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे। जादू जादू वादू कुछ नहीं बच्चों, आपने खुद ने आपने किया है बच्चों ये सब, है ना। तो इस प्रकार अब इसके बोलो कितनी पंक्ति हो गई, 4 पंक्ति हो गई, कॉलम कितना हो गया 1। इसमें कितनी रो है, मतलब कितने रो है 1, और कॉलम कितने 4। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ऐसे आपको करना है ना बच्चों। तो जुनून से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अब तो करना ही है। अब तो गुरुजी ने बोला तो वहाँ जाना ही है, सीखना ही है। लोकल कॉलेज में मत जाना मेरे प्यारे बच्चों, लोकल में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो वही पहली चीज़। अब तीसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल है ना, सॉरी रो क्यों बोल रहा हूँ बच्चों मैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसे अपन हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्षैतिज अवयव। क्या होता है बच्चों ये हॉरिजॉन्टल रो, इसकी कोडिंग बता देते हैं कैसे कोडिंग। यानी हॉरिजॉन्टल रो मतलब ऐसे है, जैसे आप जब अपन कंपाइलर से रन करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आपको अजीब सा लग रहा होगा, गुरुजी क्या कंपाइलर क्या बोल रहे जा रहे हो, कुछ नहीं, ठीक है आप उसको छोड़ो। यानी आपको हॉरिजॉन्टल रो का मतलब ये होता है कि पंक्ति अवयव भी हॉरिजॉन्टल अवयव हो सकती है। हो सकती क्या है, हो सकती नहीं है। रो मैट्रिक्स जो है ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो रो मैट्रिक्स भी इट इज़ ए पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ में बच्चों। यानी रो मैट्रिक्स
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की क्या है, एक पार्ट है ना बच्चों। अब तो इसका मतलब ऐसा कुछ ही होगा, लेकिन अपन अब इसको कोडिंग में कैसे क्या लिख पाएंगे, ऐसे कुछ लिख पाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा है ऐसे AIJ M क्रॉस N ऐसे लिखा, और देखो मुझे ऐसे ही लेट आना, मतलब मुझे खड़े से ज़्यादा लेट आना पसंद है ना। जब लेटा हुआ ज़्यादा लगेगा तब वो हॉरिजॉन्टल लगेगा, और खड़ा हुआ ज़्यादा लगेगा तो वो वर्टिकल लगेगा। समझ में बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ ना। जैसे मान लो लेटा हुआ कब लगेगा, अच्छा मतलब ज़्यादा लेटा हुआ कब लगेगा, जब पंक्ति कम हो स्तंभ ज़्यादा हो। पंक्ति कम हो स्तंभ ज़्यादा हो तब तो वो लेटा हुआ लगेगा, है ना बच्चों। और जब यदि स्तंभ ज़्यादा हो, स्तंभ कम हो, पंक्ति ज़्यादा हो तो वो खड़ा लगेगा। देखो पंक्ति ज़्यादा है ना, स्तंभ कम है तो खड़ा हुआ लग रहा है। इसमें देख लो इसमें पंक्ति क्या है, कम है, स्तंभ क्या है, ज़्यादा है, तो ये हॉरिजॉन्टल रो। तो बस इतनी सी डेफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कोडिंग हो गई। और m का मान क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन n। ये समझा है बच्चों। तो इस समय और सॉरी बच्चों, सॉरी ये ऐसे सॉरी है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा कि m जो है ना, m नंबर ऑफ पंक्ति, नंबर ऑफ पंक्ति क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्तंभ से कम होनी चाहिए, है ना। तो वो हो जाएगा 36 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल भी आप लेना चाहो तो एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने लिखा पंक्ति मैंने 2 लिख दी, ये रहा ना, अच्छा ये रहा, देखो बच्चों ये रहा, पंक्ति मेरे 2 है, स्तंभ मेरे कितने 3 है। तो 2 क्या है, ये इधर है ना बच्चों, ये तो 2 क्या है, मतलब 2 3 से क्या है, छोटा है ना बच्चों। अब देखो आपको ये जो आव्यूह दिख रही है कैसी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई ना बच्चों। तो ये कैसे है, हॉरिजॉन्टल आव्यूह। समझ में आया बच्चों। ऐसे ही अपन को क्या करना है, एक वर्टिकल आव्यूह है ना बच्चों। तो डी पॉइंट वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसका कोड बच्चों क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा AIJ M क्रॉस N, और M ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। ये हो जाएगा अपने पास वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, और इसको आप एग्जांपल ले लेना, आप करना है ना बच्चों। तो समझ में आया। ओके बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन ई पॉइंट की तरफ। तो इसको पलट देते हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। चलो अब बच्चों देखो, अब अपन पढ़ेंगे ई पॉइंट है ना, नल मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स। इसे बच्चों अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में अपन बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको शून्य आव्यूह। क्या बोलेंगे इसको, शून्य आव्यूह। क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना क्या होता है, वो तभी अपन देखेंगे बच्चों। आप पहले ये देखो, जो शून्य आव्यूह होता है ना, इसको कैपिटल O से दिखाते हैं ऐसे। थोड़ा ज़्यादा बड़ा वो कर दिया क्या मैंने, कैपिटल O से अपन क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ना बच्चों। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा आव्यूह, अब अपन डेफिनेशन में आएंगे। तो डेफिनेशन के लिए पहले मैं एक कोड बना देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसको डेफिनेशन से लिखेंगे। तो कोड में इसको, इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं ना, O से रिप्रेजेंट करते हैं। कोड मैंने इसका बनाया, तो O ऐसे O लिखा बराबर AIJ लिखा, M क्रॉस N लिखा, है ना। अब यहाँ लिखना है मुझे क्या, कि AIJ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का चिन्ह होता है, प्रत्येक 1 IM एंड 1 JN। नहीं समझ में आया बच्चों। चलो हिंदी में बात कर लेते हैं, बेसिक। यदि ये कोड समझ नहीं आया तो बेसिक सी बात है, क्या करेंगे अपन कि एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, 0, तो क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह। ओह वाह, ये सिंपल सी बात। ऐसे ये क्यों कह रहे हो आप, ये क्यों लिख रहे हो, ऐसे सिंपल ही समझ में आ रहा है ना। एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो, शून्य हो, क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह। समझ में आया बच्चों। अब आप इसको लिख सकते हो शून्य आव्यूह को। तो जब मैं इसको कोडिंग को ओपन करूँगा, ऐसा कोड लगाऊंगा, तो ये ऐसे अपने पास 0 0 0 सो ऑन
0 0, चलो मैं इसको फिक्स ही कर देता हूँ ना, m/n क्या ऐसे कर देता हूँ लो, 0 0 0 0 0 0, कितने बाई कितने का है, 3/3 का है ना। तो ये अपने पास तो क्या हो गया, ये शून्य, 3/3, 2/3, 4/3, जो भी आपको लिखना चाहे वो आप ले सकते हो ना, डजेंट मैटर। तो ऑर्डर जो होता है ना बच्चों, ऑर्डर में ये नहीं कि पंक्ति और मैट्रिक्स के ऑर्डर में ये जरूरी नहीं है कि पंक्ति और स्तंभ समान हो, है ना बच्चों, सारणिक में होता है। तो आव्यूह तो कुछ भी ऑर्डर आप लिखो उसी अकॉर्डिंग चलने दो। तो नल मैट्रिक्स आई थिंक आपको क्लियर है ना बच्चों, और से इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों अपन बात करेंगे एज स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, और पूरा अपन इसी के ऊपर रिसर्च करेंगे बच्चों, पूरा है ना, पूरा रिसर्च इसी के ऊपर होगा बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अब आपको पढ़नी है, अच्छे से समझनी है मेरे प्यारे बच्चों। स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन हिंदी में बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे अपन इसको, वर्ग आव्यूह, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, देखो बच्चों अब तक अपन पढ़ते हैं, जैसे पहले कोडिंग लिख देते हैं, A = AIJ n क्रॉस n। इसका मतलब वे सभी अवयव जिनके पंक्ति और स्तंभ क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे, वर्ग आव्यूह कहलाएंगे। वे अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे, वर्ग आव्यूह कहलाएंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। अब देखो ये तो समझ में आएगा ना। तो ये जो है ना, अभी तो वो ऊपर वाले जो अपन ने लिखा ना, देखो आव्यूह में क्या हो, चाहे वो शून्य हो। अब देखो बच्चों ये ऊपर वाली जो है ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया, कैसा वाला एग्जाम्पल हो गया, ये शून्य आव्यूह भी है तो ये वर्ग आव्यूह भी है। क्यों वर्ग आव्यूह, क्योंकि वर्ग आव्यूह क्या बोलता है, वर्ग एलिमेंट, वर्ग आव्यूह अवयव से मतलब नहीं, वर्ग आव्यूह किससे मतलब रखता है, ऑर्डर से। ऑर्डर समान है तो वर्ग आव्यूह है, मतलब ऑर्डर समान नहीं है तो वो वर्ग आव्यूह नहीं है, ठीक है। अब इस वाले केस में तो शून्य आव्यूह भी कैसी है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो बच्चों क्या है इसमें, पहला जो अपन बात करेंगे, पहला नोट बात कर लो, या पहला अच्छी वाली बात जो दिमाग में रखनी है, अपन क्या बोलेंगे कि किसी वर्ग आव्यूह ए के संगत, किसी वर्ग आव्यूह ए के संगत सारणिक का मान, यानी अब ये इस समय ए कैसी आव्यूह है, इस समय ए वर्ग आव्यूह है, तो इस ए के संगत, इस ए के संगत, ए के संगत सारणिक का मान, ए के संगत सारणिक का मान ए का सारणिक कहलाता है, सारणिक का मान ए का सारणिक कहलाता है। मैं बच्चों सारणिक पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे सारणिक पे ही आके अटकेंगे, इसलिए आप बेस जो है उसको तो थोड़ा मजबूती कर लो ना, अटकने अपन देंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा। गुरुजी आप तो बोलते आओ सारणिक में अटकेंगे अटकेंगे अटकेंगे, हमें तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं, बिल्कुल। अब आप पढ़ते चले जाओगे तो आपको ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं, है ना बच्चों। तो इसलिए अच्छे से, तो ए के संगत सारणिक का मान ए का सारणिक कहलाता है, ए का सारणिक कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे अपन, अब ए के कोरेस्पॉन्डिंग है ना, तो ए के सारणिक को कैसे दिखाएंगे अपन, या तो अपन ए से इससे दिखाएंगे ऐसे मापांक, अब ये वो वाला मापांक नहीं, अभी मैं इसको भी क्लियर करता हूँ ना, या मैं इसको दिखाऊंगा डी टी। देखो सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट, है ना मेरे प्यारे बच्चों, सारणिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है ना बच्चों। तो डी टी, तो इसका शुरू का डी टी, तो इससे अपन ने पढ़ा। अब बच्चों देखो क्या बच्चों, ये देखो बच्चों वो अपना जो अब तक अपन पढ़ते हैं मापांक, वो वाला मापांक नहीं है, वो वाला मापांक अच्छी नहीं है बच्चों, कि आप उसकी तरह कर दो कि गुरुजी हम जानते हैं, अब आप इसमें भी लॉजिक लगाने लग जाओ कि -3 का मापांक होता है 3, है ना। तो इसका मतलब यदि मैं -1 का मापांक लूँगा तो वो हो जाएगा ए, है ना बच्चों। ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इस वाले सारणिक में तो ऋणात्मक मान हमेशा क्या आता है, मतलब इस वाले मापांक के लिए तो मान हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस वाले के लिए मान धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। सारणिक का मान है बच्चों इसको सोल्व करने पे। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक मैंने एक आव्यूह लिया ए, वर्ग आव्यूह है ना, तो एक मैंने वर्ग आव्यूह लिया 2 3, है ना, और 3 और 2 ऐसे ले ली, सिंपल सा।
तो बोलो कितने बाई कितने का है, 2/2 का। तो ये ए 2/2 का वर्ग अवयव हो गया है ना बच्चों। अब मुझे इसका क्या निकालना है, हाँ मुझे इसका सारणिक निकालना है। सारणिक निकाल सकता हूँ ना मैं, तो ए के संगत सारणिक का मान, तो उसको अपन किसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और मैंने सारणिक में बताया था आपको कि ये अवयव का चिन्ह ऐसा होता है बड़े ब्रैकेट से, और इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो 2 3 2 3 है ना बच्चों। तो 3 दूनी का 6 माइनस 6 तो कितना आ गया, 0 आ गया, है ना बच्चों। तो सारणिक का मान 0। अब बोलोगे कुछ मापांक का मान भी 0 होता है, इसका मान भी 0 होता है, तो अब एक नेगेटिव वाला भी, हम ऐसे नेगेटिव वाला भी करना है तो नेगेटिव वाला भी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। अब आप नेगेटिव वाला करना है तो आप क्या लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, और यहाँ माइनस लग जाएगा। अब -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा। 3 दूनी का पहले माइनस लगाना, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो अब कितना गए, -12 गए। अब आपको ये भी नहीं समझ में आया ऐसे ऐसे, तो वो अपन सारणी में डिस्कस करेंगे। ऐसे अपन ने पहले गुना यूँ करके यूँ ही क्यों किया है ना बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एक वाला नोट अपन ने कंप्लीट किया, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब अपन बात करते हैं दूसरे नोट की, थोड़ा सा इसको ऐसे मूव कर देते हैं। नोट नंबर 2। अब बच्चों देखो, मैंने आपसे ऐसे बोला कि जो नल मैट्रिक्स होता है ना, नल मैट्रिक्स, अब आपको एक ऐसे दे दिया कि ये कोई एक नल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपको दे दिया कितने का, इसका ऑर्डर दे रहा था आपको 2/3 का, ठीक है। इसका ऑर्डर आपको एक नल मैट्रिक्स दी, वो उसका ऑर्डर दे दिया 2/3। अब आपसे बोला कि बताओ इसके सारणिक का मान, है ना, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा वो आपको बताना है ना बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही आपको एक दे दिया नल मैट्रिक्स, ये दे दिया, और इसका ऑर्डर आपको दे दिया 2, इसका ऑर्डर आपको क्या दे दिया 2, ठीक है बच्चों। केवल ऑर्डर आपको 2 बोला, केवल ऑर्डर आपको 2 बोला, तो केवल ऑर्डर केवल ही 2 बोला ना, तो इसका मतलब है 2/2। ऑर्डर 3 बोला तो 3/3। और फिर आपसे बोला कि बताओ इसके सारणिक का मान कितना होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 चीज़ें आपसे पूछी, सिंपल सी चीज़ें, तो आप बता दो। बोलो इसका आंसर क्या होगा, 0 है ना बच्चों, इसका आंसर 0। अब नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सारणिक का मान देखो, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, अरे ये वाली जो नल मैट्रिक्स है क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, अरे नहीं है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सारणिक अपन निकाल ही नहीं सकते। अरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ओके मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों, इसके लिए देखो, इसके लिए इसमें बोलो, इसमें ऑर्डर कितना है 2/2, तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ। तो ये वाली नल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके सारणिक का मान अब कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बच्चों देखो, ये देखो जो आपको ये अभी अपन ने नल मैट्रिक्स दिखाया था ना, एक बार हल्का सा इसको नीचे, हाँ बच्चों अब देखो, इसमें सारे अवयव 0 है, तो इसका सारणिक का मान कितना जाएगा, 0 जाएगा ना। कब आएगा, जब इसका ऑर्डर क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी इसके स्तंभ और सारणिक की संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा अब देखो बच्चों, मैं इसी को थोड़ा सा आपसे एक ट्विस्ट बनाता हूँ ना, ऐसे मनमोजी टाइप में ना ट्विस्ट बना लेते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि एक अवयव है और इसके सारणिक का मान मैंने आपको बोल दिया 0, ठीक है, ऐसा मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो जब मैंने आपसे बोला, ऐसे देख के मैंने आपको बोला, अब मैं आपसे बोलता हूँ बताओ ए जो है यहाँ पे, ऐसे देखे, ये देखे, और मैंने आपसे बोला बताओ ए जो है ना, वो ए कौन सा अवयव है, क्या ए विकर्ण अवयव है, क्या ए स्तंभ अवयव है, क्या ए शून्य अवयव है, क्या ए विकर्ण अवयव है। तो बहुत सारे ऑप्शन देके आपसे बोला जाएगा, है ना। तो जब सारणिक ए का मान ऐसे बराबर करके 0 दे दिया ना बच्चों, तो इसका मतलब अब कई बच्चे बोलेंगे कि अरे गुरुजी देखो यहाँ पे भी अभी आंसर 0 आया, तो इसका मतलब ए कैसी अवयव है, ए यहाँ पे शून्य अवयव है। तो कई बच्चे गलत करते ही है बच्चों, तो इसका मतलब आप ये मत बोलना जब सारणिक ए का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ए नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है।
किसी अवयव के सारणिक का मान 0 होने पर अपन ये नहीं कह सकते कि वो अवयव शून्य अवयव है। बच्चों समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें कई बच्चों को देखा है बच्चों इसमें गलती करते हुए, इसलिए मैंने आपको यहाँ, अब आप बोलेंगे बच्चा अरे गुरुजी इतनी छोटी सी बात पे कौन गलती करेगा? करते हैं बच्चों, करते हैं। जब क्लास लगने दो, ये भी हम आपको प्रैक्टिकल करके बता देंगे, है ना बच्चों। तो क्या बोला मैंने? यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अवयव शून्य अवयव है। मतलब 100% ट्रू, मतलब ये नहीं कि अपन ये नहीं कह सकते श्योर कि ऐसा कुछ हो। ठीक है बच्चों। अब नोट नंबर 3 जो है बच्चों आपके सामने आ रहा है ना बच्चों, ये नोट नंबर 3 जो है नोट नंबर 3 है ना बच्चों। तो ये जो नोट नंबर 3 है बच्चों, ये एक्सरसाइज 5th का अपन ने इसमें लिया है ना बच्चों, आरबीसी एक्सरसाइज 5th का। बच्चों देखो क्या है कि आपको दे दिया ए एक वर्ग अवयव है, ए एक वर्ग अवयव है, ए एक वर्ग अवयव है, ऐसे आपको दे दिया ना। ए कैसी है? वर्ग अवयव। ठीक है बच्चों। अब इसके सारणिक का मान आपको दे दिया 0 दे दिया, और एक इसके सारणिक का मान आपको 0 नहीं दिया। दो चीज़ दे दी कि आपसे बोला कि ए एक वर्ग अवयव है और इसके सारणिक का मान 0 है, तो बताओ ये ए कौन सी अवयव और कहलाएगी, है ना। ऐसे आपको दे दिया एक सारणिक है ए और उसका मान 0 नहीं दिया है, ठीक है, तो कौन सी ये अवयव कहलाएगी। ठीक है बच्चों। तो जब ए आपको अवयव दे दिया और उसके सारणिक का मान 0 है, तब डेफिनेटली अपन बोलेंगे क्या कि यहाँ पे ए सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ ए क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को अपन बच्चों बोलते हैं हिंदी में अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव, थोड़ा हिंदी है ना बच्चों, अव्युत्क्रमणीय अवयव, ये अपन इसको बोलेंगे ना बच्चों। और जब एक वर्ग अवयव उसके सारणिक का मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये ए जो है वो क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब आप इसको अभी यहाँ पे आप अच्छे से कर लेना बच्चों, बस मैं आपको पूछूंगा ये ना, तो इसके ऊपर भी आरबीसी क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों। आपको बोल दिया कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, आपको एक अवयव दे देगा, उस अवयव में एक अननोन अवयव होंगे। अच्छा, अवयव जो होंगे बच्चों, जैसे 3/3 का देगा, मैक्सिमम आरबीसी 3/3 को पसंद करता है, तो 3/3 का आपको एक अवयव दे दिया, ठीक है। उसमें 9 अवयव हो गए, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। आपको मालूम है ना बच्चों, ये तो मैंने कल आपको बता दिया लेक्चर नंबर फर्स्ट में कि मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्डर देख के आप कैसे बताओगे कि इसमें कितने अवयव है, तो उनके दोनों को पंक्ति और रो को गुना करके देख लो। तो 3/3 का एक अवयव दे दिया आपको, तो कितने अवयव हो गए? 9 अवयव हो गए। अब उसमें आपको बोला कि यह अवयव सिंगुलर अवयव है। कैसा अवयव? सिंगुलर, यानी अव्युत्क्रमणीय अवयव है। तो उन 9 में से एक अननोन आपको दे देगा x, तो x का मान ज्ञात करो। तो आप सिंपल क्या लगा दोगे? अच्छा, ये अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसके सारणिक का मान क्या है? 0, तो उसके सारणिक का मान निकाल लो। तो सारणिक का मान किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। तो अब मैं वो 9 में से वो जो x है अननोन, उस x में क्या मान रखूँ कि वो 0 आ जाए? सारणिक के मान को क्या कर दे? वो 0 कर दे। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या बोलेंगे इसको? मैं व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया ना व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय का, है ना। ओके चलो बच्चों, अब अपन बात करेंगे, ये नोट नंबर 3 हो गया। अब मैं एक बच्चों दे देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया बच्चों है ना ऑर्डर का। तो स्क्वायर मतलब वर्ग अवयव में मेरे प्यारे बच्चों, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, एक समझा देता हूँ अलग से। ये पेज सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि यदि ए आपके पास क्या हो,
ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव, ए एक वर्ग अवयव हो तो बच्चों आपको इसका जो क्रम देगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डर, वो आपको ऐसे ही बोल सकता है। ए यदि वर्ग अवयव है तो इसका क्रम 2 क्रम का है, यानी 2 क्रम का, ठीक है, यानी 2 ऑर्डर का। तो 2 ऑर्डर की एक आपको अवयव दे दी, 3 ऑर्डर की एक अवयव दे दी, n ऑर्डर की एक अवयव दे दी। तो n ऑर्डर की, n क्रम की एक वर्ग अवयव आपको दे दी, n ऑर्डर की एक वर्ग अवयव आपको दे दी गई। तो अब आप कई बच्चे सब कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे को जी n क्रम, अभी आपने ऑर्डर तो ऐसे बोला था लंबाई चौड़ाई वाला, जो अपन जमीन करते ना 3/2 की 60/40 का मकान है, इतने बाई गज का है, इतने बाई गज का। अब इसमें तो एक ही दे दिया आपने, n क्रम की एक वर्ग अवयव। तो इसमें अब आप कंफ्यूज मत हो ना, n क्रम का मतलब ये है कि n × n। बस इतनी सी बात, सिंपल सी मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। चलो बच्चों, है ना। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन बच्चों, मतलब नोट नंबर 4 की, है ना, 4th ही बटर की ना बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ 4th, नोट नंबर 4 है ना बच्चों। अब बच्चों देखो, नोट नंबर 4 में इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कैसी चीज़ है ये, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लेना, मेन चीज़ ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको एक वर्ग अवयव दे दिया, AIJ n × n। सबसे पहली चीज़ बच्चों मैं आपसे बोलूँगा क्या, कि इसमें एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, n × n यानी n²। टोटल कितने अवयव हो गए इसमें, n² अवयव हो गए, है ना बच्चों, समझ में आया बच्चों। अच्छा, अब इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या होगा बच्चों, जब मैं इसको एक बार ओपन करूँ, n × n का ना बच्चों, जब मैं एक बार इसको ऐसे ओपन करके देखता हूँ, देखो कैसे तस्वीर बनती है ना, इसको जब मैं ऐसे एड्रेस को देखूंगा तो ये एड्रेस दिखेगा मुझे A11, A12, A13, है ना बच्चों। A13 का मतलब पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ पे ना, ऐसे सोन कहाँ तक चलेगा ये, A1n तक ऐसे चलेगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों ये गिना जाएगा, पहली दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, सोन AN, n भी पंक्ति का पहला स्तंभ, है ना बच्चों। तो ये ऐसे आपके पास चलता चलेगा, ठीक है। जो A11, A22 है ना, ये ऐसे, और इसको बाय सिमेट्री यहाँ पे आ जाएगा A33, है ना बच्चों, सो ऑन, यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ANN, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया n × n, ऐसा कुछ बनेगा, है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो, जब ये ऐसा बनेगा ना, तो अब इसमें अपन बोलेंगे कितने एलिमेंट्स हो गए, कितने एलिमेंट्स हो गए, n² एलिमेंट्स हो गए, है ना बच्चों। अब सुनो बच्चों, यहाँ बच्चों देखो A11, A22, A33, यानी अपने पास क्या हो कि AIJ जो एड्रेस है ना, ये AIJ, AII, ये बोल दिया मैंने, AII यानी समान, 11, 22, 33 या AJJ, जिसको जो पसंद है वो, समान अवयव। ये जितने भी अवयव होते हैं ना बच्चों, ये वाले, ये सभी, और आई की वैल्यू क्या से लेंगे, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, ऐसे, मतलब ये तो समेसन का हो गया बच्चों, समेसन अभी मैं बताना, AI ऐसे है ना, और आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो A11, A22, तो ये जितने भी अवयव होंगे ना, ये अवयव, इनको अपन बोलेंगे विकर्ण, मतलब इनको अपन क्या बोलेंगे, विकर्ण। और इस विकर्ण का नाम अपन क्या देंगे, मुख्य विकर्ण। हिंदी में मैं नाम लिख देता हूँ पहले अपन, मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको अग्रग भी बोलते हैं, अग्रग विकर्ण, क्या बोलते हैं इसको, अग्रग विकर्ण, है ना बच्चों। और इंग्लिश में अपन इसको एक ही नाम से पुकारते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, अग्रग को क्या बोलते हैं अपन, अग्रग को बोलते हैं लीडिंग, क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। तो ठीक है बच्चों, तो अपन क्या होगा कि एक जो वर्ग अवयव है ना, केवल ये वर्ग अवयव के लिए ना, तो वर्ग अवयव में जो आपके पास A11, A22, A33, A44, ANN, ये जो अवयव होंगे ना बच्चों, विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, मतलब ये क्या कहलाते हैं, एक विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। उस विकर्ण को अपन बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो आपसे कोई बोले कि बताओ मुख्य विकर्ण के अवयव,
कौन से होंगे? मुख्य विकर्ण के अवयव। तो आप बोलोगे A11, A22, A33, A44, A55, ANN। समझ में आया बच्चों? आपसे कोई बोले अग्रग विकर्ण के अवयव बताओ तो वही होंगे। आपसे बोले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स बताओ तो वही होंगे। आपसे बोला लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स बताओ तो सेम यही होंगे, A11, A22, A33 सो ऑन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया ये चीज़ आपको, है ना? अब अपन बात करेंगे क्या? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात करेंगे? अच्छा बच्चों चलो एक चीज़ और बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अच्छा अब मैंने आपसे बोला कि सॉरी बच्चों हो जाता है बच्चों, है ना, बोला क्या। तो मैंने आपको बोला बच्चों कि अब आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल समझ में आया बच्चों? मैंने क्या क्वेश्चन बोला? तो बताओ कि मुख्य विकर्ण पर स्थित या मुख्य विकर्ण के अवयव की संख्या। तो मुख्य विकर्णों के अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? तो जब अपन मुख्य विकर्णों की संख्या देखेंगे ना बच्चों, तो कितनी हो जाएगी? देखो 1 2 3 सो ऑन n। तो ये हो जाएगी n। समझ में आया बच्चों? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो n स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। अब मुझे निकालना है तो प्रिंसिपल के अलावा, तो प्रिंसिपल के अलावा मतलब मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनके अलावा कौन से अवयव बच गए? ये A11, ये सारे इधर वाले ये सब क्या कहलाएंगे? तो इनको अपन बोलते हैं कि अग्रग विकर्ण पर स्थित अलग अवयव, या इंग्लिश में मैं इसको बोलूँगा ऑफ डायगोनल। क्या बोलूँगा मैं बच्चों इसको? मैं इसको बोलूँगा ऑफ डायगोनल। तो आपसे बोला कि बताओ ऑफ डायगोनल पे अवयव की संख्या। जैसे आपसे बोला कि मुख्य विकर्ण के अवयव की संख्या, तो मुख्य विकर्णों के अवयव की संख्या n है। तो इसी प्रकार आपसे बोला कि ऑफ डायगोनल या फॉलोइंग डायगोनल, फॉलोइंग नहीं सॉरी बच्चों, ऑफ ही बोलते हैं ना, फॉलोइंग तो फिर ऐसे वाला हो जाता है। ऑफ डायगोनल के अवयव की संख्या। तो ऑफ डायगोनल के अवयव की संख्या निकालनी है तो कितनी हो जाएगी बच्चों? तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। ठीक है बच्चों? अब देखो ऑफ डायगोनल का हिंदी का एक अलग मीनिंग तो है नहीं बच्चों। जैसे मैंने इसका अग्रग विकर्ण लिखा क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में आरबीएससी में है तो उसकी हिंदी बना दी गई बच्चों, है ना। अब ये ऑफ डायगोनल, तो बच्चों ये थोड़ी ऐसे ट्रिक है, बस ये बोला गया है आपको जो बुक में है, हिंदी मीडियम की बुक में, उसमें ये बोला है कि अग्रग विकर्ण के अलावा जो अवयव है उनकी संख्या, यानी अपन बोलते हैं ऑफ डायगोनल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल कितने होते हैं बच्चों? तो टोटल तो n स्क्वायर थे, और n क्या थे बच्चों? टोटल तो क्या थे? n स्क्वायर टोटल थे, और इसमें से n क्या थे? जो मुख्य विकर्ण में थे। तो मुख्य विकर्ण वालों को थोड़ी अपन ऑफ डायगोनल बोलते हैं, तो इसको घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। समझ में आया बच्चों ये चीज़ आपको, है ना? अब बच्चों देखो आज भी वही जो टाइम है वीडियो की वही 43 मिनट बन गए बच्चों। और तो 43 मिनट क्यों? क्योंकि आज अपन थ्योरेटिकल पार्ट्स कर रहे हैं बच्चों, और आरबीएससी भी कवर करनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये चीज़ है ना बच्चों, तो कोई नहीं। अब बात करेंगे अपन बच्चों ट्रेस, है ना बच्चों। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस इसी में है ना बच्चों, नोट 4 में चल रहा है ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये नोट 4 में चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है ना बच्चों? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो इसको अपन बोलते हैं आव्यूह का अनुरेख। आव्यूह का अनुरेख। तो सिंपल बच्चों ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेंगे कि मुख्य विकर्ण पर या मुख्य विकर्णों के अवयवों का योग। नहीं समझ में आया? मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से होते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे A11, A22, A33। अच्छा ऐसे आपसे बोले ऑफ डायगोनल के विकर्ण कौन से होंगे, मतलब ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से होंगे? A12, A13। तो समझ में आया बच्चों? यानी मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे? ए। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स, और कौन सी मैट्रिक्स है? किसी भी मैट्रिक्स का नहीं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। ये गलती से निकल गया मेरे से। अब बच्चे कई बच्चे पकड़ लेते हैं बात को, है ना, किसी भी मैट्रिक्स कैसे? स्क्वायर मैट्रिक्स।
सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ट्रेस निकालते हैं ना वो कैसे निकालेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग क्या कहलाता है, ट्रेस। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको स्मॉल टी चरणों में आर और ऐसे गोदी में ए, इस प्रकार मैं इसको प्रदर्शित करता हूँ। अब देखो बच्चों, ये जो अपने पास पूरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने बनाई, तो इसमें अवयव कौन कौन से आए थे, मुख्य विकर्ण के अवयव A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस सो ऑन प्लस AN, ये थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना बच्चों। अब इसको मैं देखो कोड बना के लिखूँ, एक सिंगुलर फॉर्म में लिखूँ, मतलब एक सिंगल टर्म्स में लिखूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, AI लिख दिया। फिर समेसन, देखो जोड़ जो होता है समेसन से और समाकलन से भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास कैसा जोड़ हो, डिस्क्रीट जोड़ हो, डिस्क्रीट, तो वो होता है समेसन से जोड़। आपके पास जोड़ना, आपको कंटिन्यू जोड़ना हो तो वो अपन जोड़ेंगे समाकलन से, ठीक है। समाकलन आएंगे तब अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। या आपने बाइनोमियल में भी आपने पढ़े होंगे इसको अच्छे से बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आपने देखा होगा। चलो कोई नहीं देखा तो अपन देखेंगे ना बच्चों। तो AI है। अब आई के लोग कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, 1 से लेके n तक, जितने का ऑर्डर है ना वहाँ तक। तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन एक इसमें इलस्ट्रेशन लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में है, तो चलो बच्चों अब अपन एक इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना बच्चों, मतलब कि फाउंडेशन के। तो बच्चों देखो, एक ऐसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपसे बोला गया है लेट, ठीक है, लेट A इज इक्वल टू AIJ, है ना, और इसका ऑर्डर आपको दे देगा n ऑर्डर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब आपको A के बारे में ये भी नहीं दिया कि A यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन आपको ऑर्डर दे दिया कि A यहाँ पे लेट A इज ए n ऑर्डर मैट्रिक्स। तो n ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ जाएगा ना, n ऑर्डर, लेट A इज ए n ऑर्डर मैट्रिक्स, ये लो। तो अब केवल ये बोल के छोड़ दिया, अब आपसे बोला बताओ A क्या है, तो अपन पहचान लेंगे ना n ऑर्डर, तो A की ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता, किसका होता है, हो सकता है तो किसका हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो A यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बोलेगा भी नहीं, तो ऐसे कोड से, है ना। और एंड आपको ये वैल्यू दे दी, जो एड्रेस है ना AIJ, जो एड्रेस है जहाँ पे अपन को वैल्यू रखनी है, जो अवयव रखने हैं, वो अवयवों का मान आपको दे दिया 2i + 3j², ऐसे आपको दे दिया, है ना बच्चों, है ना। अब आपसे बोला देन फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, तो आव्यू A का अपन को क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है ना बच्चों। तो ऐसे देखिए, तो जब ऐसे उसने दे दिया तो देखो बच्चों ट्रेस, अब इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे। वैसे अब आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो अपन क्या लिखेंगे, इसको TRA इससे दिखाएंगे। और अच्छा बच्चों, ये A है तो A, B आव्यू है तो B लिखना है, यहाँ पे C है तो C लिखना है ना, जो भी। तो समेसन I की वैल्यू 1 से लेके n तक, ऐसे ही मैंने बताया अभी आपको, है ना, ठीक है बच्चों। अब देखो I की वैल्यू 1 से लेके n तक, AI, तो यहाँ पे तो AIJ की वैल्यू 2i + 3j² था। अब I तो I है, अब J की जगह I रखा तो कितना हो जाएगा, 2i + 3i²। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i + 3, J की जगह हो जाएगा i²। अब बच्चों देखो, ये भी आपने पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज में बच्चों। सीक्वेंस एंड सीरीज में 11th क्लास में 8.5 और 8.6 में आपने ये चीज़ पढ़ी है बच्चों। तो समेसन को हल करना है ना बच्चों, तो TRA समेसन को हल करना है। तो जब समेसन ऐसे होगा तो इंडिविजुअल अपन ले सकते हैं, और कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा। I की वैल्यू 1 से लेके n, I बचेगा यहाँ, प्लस इसमें कांस्टेंट 3 है, समेसन I² I की वैल्यू 1 से लेके n, ऐसे होगा बच्चों।
अब मेरे प्यारे बच्चों टी आर ए इज इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों ये आई है समेसन, अब आई के लिए 1 + 2 + 3, तो ये तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया। तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, n+1/2 + 3। अच्छा बच्चों ये तो देखो n प्राकृत वर्गों का, यानी ये तो देखो बच्चों अपने n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है, ये बन गया ना 1² + 2² + 3² + so on + n²। तो क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, n+1 2n + 1/6। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप सोल्व करोगे, तो क्या कॉमन ले लोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको इससे उड़ा दो, n+1 n+1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 + n+1/2 कॉमन आ गया तो हो जाएगा 2n+1, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये n+1 2n 2 और 1 3 हो गया, तो 2n + 3/2। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई आपको बच्चों, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया, है ना बच्चों। तो आज के लिए बच्चों अपन क्लास को यहीं एंड करते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया 51 मिनट का, थोड़ा बच्चा है ना, लेकिन ये थोड़ा अपन थ्योरी के लिए तो बच्चों थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। अब कल लेक्चर नंबर 3 भी बच्चों हो सकता है आपकी थ्योरी है, तो उसमें भी थोड़ा सा अपन बड़ा खींच लेना बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे। अच्छे से पढ़ना है बच्चों, और जो भी डाउट हो ना प्यारे बच्चों, आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में या मेरे से सीधा कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे।